आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका जोश, ये इस कार्यक्रम को मेरी आवाज सुनो जो कार्यक्रम है, जो रैली है, इसको जो सफलता आपने दी है यहां आके और हमारे साथियों के विचार सुन के, ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में गैर राजनीतिक या राजनीति से ऊपर उठ के बात करने वाले, मैंने ये कहा था कि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, इसमें किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा के आना, इसमें झंडा लगाओ तो तिरंगा लगा के आना। मैंने ये भी कहा था कि हमने इस कार्यक्रम में किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के बारे में, किसी सरकार के बारे में, किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं कहने। और मैंने ये भी कहा था कि हम किसी के जय जयकार करने के लिए भी इस कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं होंगे। तो मैं तो हाथ जोड़ के आप भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं इसको कभी भूल नहीं सकता, जो इतनी बड़ी संख्या में। वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। मैं इस कार्यक्रम में जो मेरे सैकड़ों बल्कि हजारों की संख्या में मेरे साथी, वर्कर, कार्यकर्ता, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आप लोगों को यह संदेश दिया कि आप चलो और आप एक ऐसा समर्थन दो जो समर्थन इस बात के लिए हो कि आने वाले टाइम में इस किसान की, कमेरे वर्ग की, गरीब की कुछ सुनवाई होके उसको भी कुछ फायदा होगा, नहीं होगा। इसलिए मैं मेरे खास वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। इसलिए मैं अपने सभी साथियों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेरे इस इरादे को कि मैं राजनीतिक मंच का नहीं बल्कि एक ऐसा मंच स्थापित करूं जिसमें लोगों की भावना, कमेरे वर्ग की भावना, गरीबी को मिटाने की भावना, नौजवानों के लिए नया रास्ता खोलना और किसान के लिए, गरीब कमेरे वर्ग के लिए इस देश की धन दौलत में उसको पूरा हिस्सा मिले। अगर देश की धन दौलत में गरीब और किसान को हिस्सा मिलेगा तो गरीबी नाम की चीज ही नहीं रहेगी। लेकिन 75-76 साल की आजादी, हमें आजादी तो इसलिए मिली थी कि हम गरीब को नीचे से उठा के अपने बराबर खड़ा करेंगे। हमें आजादी तो इसलिए मिली थी कि मेरा जो कमेरा भाई है, किसान है, उसके खेत में जो अन्न पैदा करता है, अपना पेट तो भरता है, दूसरे का भी भरता है, उसको उसकी पूरी कीमत मिले। लेकिन 76 साल की आजादी में किसान और कमेरा आज भी गरीबी का शिकार है। बहुत क्या जी, आपने ये कार्यक्रम का नाम मेरी आवाज क्यों रखा? और बहुत से ये भी कहते हैं कि तो वीरेंद्र सिंह अपनी बात कह रहा है। मैंने कहा नहीं, ये समाज के हजारों लाखों ऐसे लोग जिनकी कोई सुनने वाला नहीं, उनकी बातें हमारे कानों में पड़ती हैं,
मेरे साथी समझाते हैं, मेरे साथी बताते हैं कि आज किसान की हालत यह है, मेरे साथी बताते हैं कि कमेरा आदमी सारा दिन दिहाड़ी करके भी बच्चे उसके भूखे रहते हैं। इस आवाज को मैं, इन लाखों लोगों की आवाज को मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, और अपने मुंह से बोलने का मतलब वीरेंद्र सिंह की आवाज नहीं, ये इस जनता की आवाज है, लाखों लोगों की आवाज है। अब मैं, हमारे साथी हैं जो हमारे कहने पे यहां आए, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। भाई जगमीत बराड़, जिनका भाषण सुना आपने, और बहुत ही कृषि के समझदार, इन्होंने रास्ता बता रहे हैं कि किसान को उसकी धन दौलत में, देश की धन दौलत में उसका हिस्सा बढ़ा दो, नहीं बढ़ाओगे तो देश में ये मत कहना कि हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में, ये नहीं है। कमेरे वर्ग को उसका हिस्सा नहीं दोगे तो ये मत कहना कि इस देश से गरीबी खत्म हो चुकी है। यह एक नया नाम आया, एक्सट्रीम पॉवर्टी, के एक्सट्रीम पॉवर्टी से लोग बाहर निकले हैं। मैं ये कहता हूं गरीब तो गरीब है और वो जब तक गरीब रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था में कितना ही सुधार आ जाए। आज हम कहते हैं कि हमारा देश 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया दुनिया में, रुपए पैसे के हिसाब से इंडिया, भारत, हिंदुस्तान 5वीं बड़ी ताकत है। और न्यू भी कहें, अब साल 2 साल में 3री बड़ी ताकत हो जाएगी अमेरिका और रूस के, अमेरिका और चीन के बाद हमारा नंबर आएगा। अरे उस ताकत का हम क्या करेंगे? जो पैसा कुछ लोगों की जेब में चला जाएगा, कुछ बड़े उद्योगपतियों की जेब में चला जाएगा, कुछ बड़े व्यापारियों की जेब में चला जाएगा, कुछ बड़े सर्विस के सेक्टर के जो लोग हैं उनकी जेब में चला जाएगा। अगर किसान गरीब रहेगा, अगर कमेरा वर्ग गरीब रहेगा, तो उस 3री आर्थिक ताकत का जाने का भारत का कोई, मैं नहीं समझता उसका कोई मतलब है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश जब आजाद हुआ तो उससे पहले जो भयानक समस्याएं हमारे देश के सामने थी, जो भयानक समस्याएं आपको भी पता, हमारे को भी पता, आपने किताबों में पढ़ा होगा, पुरानी उम्र के जानते हैं। देश में भूखमरी थी, देश में गरीबी थी, देश में बेरोजगारी थी, देश में भ्रष्टाचार था और किसान का शोषण होता था और कमेरा वर्ग का सामाजिक और आर्थिक उसका ऐसा शोषण जो सामाजिक रूप से भी उसको नकारा जाए और आर्थिक रूप से भी उसकी कोई रुपए पैसे की कोई जगह ना हो, ऐसा समाज था। ये बीमारियां थी, खेती, किसान, गरीब, कमेरा, बेरोजगारी। मैं ये तो नहीं कहता कि 76 साल में किसी सरकार ने इन चीजों के बारे में कुछ नहीं किया। जिसकी भी सरकार आई, आज की सरकार भी है, पहले की भी सरकारें हैं, कोशिश की इन चीजों को ठीक करने की, लेकिन चीजें ठीक नहीं हो रही पूरे तौर पे। और ये इसलिए नहीं हो रही कि कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक नीतियों का खोट है। मैं
देवेंद्र शर्मा जी का एक लेख पढ़ रहा था अभी। इन्होंने लिखा कि बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी है, जब धान की कीमत मुकर्रर करनी थी तो किसी यूनिवर्सिटी ने कहा कि इनकी धान की कीमत 2700 रुपए कर दो, किसी ने कहा 3200 रुपए कर दो, किसी ने कहा 3600 रुपए कर दो। और वो यूनिवर्सिटियों की शोध के बाद ये बात थी। लेकिन सरकार और सरकार में बैठे कृषि शास्त्री और बड़े बड़े सरकारी ओहदों पे बैठे अधिकारी वो ये कहते हैं कि इतना बढ़ा दिया तो महंगाई बढ़ जाएगी। अरे जब सीमेंट का भाव बढ़े, जब लोहे का भाव बढ़े, जब कपड़े का भाव बढ़े, जब नहीं महंगाई बढ़ती कोई बोलता नहीं, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में वो तगड़े लोग हैं। और जब मेरे किसान की बात आए कि इसकी 3600 रुपए कर दो तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी। ये समाज, इन बातों को समझने की जरूरत है। अगर हम इन बातों को समझ के अपने हकों की लड़ाई लड़ना सीख गए तो फिर आपको इंसाफ, कोई किसी की सरकार हो, आपको इंसाफ मिलेगा। अब आप एक बात बताओ, जो कहें भाई हर 4 महीने के बाद 2000 रुपये किसानों को मिलेंगे, हमको कोई खैरात नहीं चाहिए। किस बात का एहसान है 2000 रुपए देके साल में 6000 रुपए देके? आप हमारी कीमतों को डबल कर दो, हम आपसे ना यूरिया के खाद की सब्सिडी मांगेंगे, ना हम बिजली की सब्सिडी मांगेंगे, ना हम बीज की सब्सिडी मांगेंगे। अगर हमारी फसलों का दाम आप बढ़ा दो तो इस किसान के चेहरे पे खुशी आएगी। और यही नहीं, इसके साथ जो कमेरा वर्ग खड़ा है उसके खेत में, उसके अंदर भी खुशी आएगी कि मेरे आड़ा खेती करने वाला, जिसका मैं भी साथी हूं, उसकी दुगनी होगी, मेरी भी दुगनी 2.5 गुना हो जाएगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं 2 बातें और करना चाहता हूं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए अभी भी समाज में हमारी ये बहनें बेटियां हैं, इनको लोग उस दृष्टि से नहीं देखते कि ये हमारे बराबर आ जाएं। जो कहते ये तो लुगाई है, इनका क्या काम हमारे बराबर आने का। लेकिन मेरी ये सोच का हिस्सा है। अगर मुझे कभी मेरी सोच के मुताबिक कोई ये कहे कि वीरेंद्र सिंह बता महिलाओं के कल्याण के लिए क्या करेगा, मैं ये कहूंगा कि आज का कल्याण पैसे का है, और जिसमें पैसे फालतू उसे की बात करें लोग भी। क्या करेगा? मैंने कहा मैं तो ये सोचता हूं कि जितनी भी महिलाएं नौकरियों में हैं उनकी तनख्वाह आदमियों से 33 गुना, ये 33 रिजर्वेशन है ना, मैं ये कहता हूं कि उनकी तनख्वाह 33 गुना, 33%, यानी जिसने 10,000 मिले हैं आदमी ने, उसकी उसी नौकरी को करने वाली अगर महिला हो तो उसकी 13,000 कर दो। तो कोई कहने लगा कि ये तो हो नहीं सकता। एक मिनट ये सुन लो, अरे सुन लो, एक मिनट छोड़ो भाई। तो मैंने कहा, वो कहने लगे कि ऐसे तो हो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला तो किसी भी सरकार का तोड़ दिया जाएगा। तो फिर मैं बोला, मैं कहा अच्छा तनख्वाह नहीं बढ़ाओ तो उनको कहो अगर 10,000 तो यार तेरी तनख्वाह और 3,000 तेरा भत्ता। मैंने कहा फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? तो यही बात है। और ये बात क्यों है? क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। कहीं कोई जड़ के मर रही है, कहीं कोई फांसी खा रही है। मैं ये कहता हूं कि जब उनकी आर्थिक अवस्था मजबूत होगी
लोग सारे न्यू क्या करें कि सास जो है या करे खराबा, जिसकी सासू खराबा करे वह बहू तो कह तो मरेगी और क्या कुछ और करेगी। मैं ये कहता हूं कि वह बहू जब उसके छोरे थे 3000 फालतू लेकर आवेगी तो 7 तारीख ने तनख्वाह मिले है, सासू दरवाजे के बाहर खड़ी पाओगी, आया मेरी बेटी, इससे तो अच्छा है नहीं कोई। और भाई एक और बात भी मैं आपको बोल दूं, मैंने जगमीत बराड़ जी से और देवेंद्र शर्मा जी से और इन जो हमारे साथी आए हुए हैं इनसे मैंने कहा कि आज हमारे हरियाणा में हर गांव में 100, 200, 300, बड़ा गांव में तो 500 जवान छोरे छोरी न्यू का देश छोड़ दो, दूसरे देशों में जाकर काम करो। क्यों है ये? क्योंकि हमारे बच्चों को ये दिखने लग गया कि अगर हम इसी तरह रह गए तो जमीन तो छोटी हो के 1-1 किले तक भी चला आगी, 1 किले में क्या तो कोई नौजवान अपना पेट पालेगा, क्या किसी का काम करेगा, क्या किसी का फायदा करेगा और क्या दूसरे का करेगा। हालत यह है कि आजादी से पहले तो जो किसान कर्जा उठाता था साहूकार से उठाता था, कर्जा उसका पटता नहीं था, लेकिन आजादी के बाद इस देश में बैंक से पैसा उठा लिया, वो नहीं पुगया, बैंक वाले ने जब देना छोड़ दिया तो साहूकार से उठा लिया, वो नहीं उल्टा गया, फिर किसी का कोई तगड़ा रिश्तेदार हो उससे मांग लिया, उसका पुट्ठा नहीं होया। ये क्या है? ये इसलिए कि हमारी व्यवस्था जो है, जो खेती से होने वाली आमदनी है वो इतनी नहीं है कि हम किसी का कर्जा लेके वापस कर दे। किसान कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं किसी का कर्जा लेके वापस ना करूं, बल्कि उसका मन होता है करने का। तो इसलिए आज हमारे नौजवान 200, 500 एक गांव से विदेशों में जाना शुरू कर दिया। और कैसे जाते हैं? किला एक है वो भी कहे बाबू बेच दे, मैंने बेच दे, आड़े भूखा नहीं मरना। मैं ये कहता हूं कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार हो, हमारे बच्चों के भविष्य का ख्याल नहीं रखेगी क्या? हमारे को गरीबी के डर से हम देश छोड़ के भाग जाए? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कभी इस बात पे सोचने का मौका मिलेगा तो मैं एक बात आपको आज कह के जा रहा हूं कि जो बच्चा पढ़ाई के लिए जाता है या किसी रोजगार के लिए विदेश में जाता है, उसका पासपोर्ट, उसका वीजा और जिस देश में जा रहा है वो सरकार ये कहे कि इसकी गारंटी दो, तो वो सरकार हमारी गारंटी दे। और जब वो 6 महीने साल जब तक उसको कोई काम ना मिले, उसको 5-7 लाख रुपए उसकी गोद में डाल के, जेब में डाल के दे दें, अब बेटा निश्चिंत हो गया जा। वरना ये जो नौजवान हैं इनका प्रजातंत्र से मन हट रहा है पीछे। ये कहने लग रहे हैं कि कब तक बकाते रहोगे हमारे को, कब तक झूठे नारों के सहारे हम चलते रहेंगे। और जो भी लोग राजनीतिक मंच पे इन बातों को सोचते हैं कि हम नई व्यवस्था कैसे पैदा करें, इस देश की दौलत में हमारा हिस्सा क्या हो। अभी देवेंद्र शर्मा जी का एक प्रोग्राम सुना था मैंने, इन्होंने कहा था कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिस तरह आज आप बैठे हो किसान, और उसमें विदेश से भी लोग आए हुए थे। एक अंग्रेज ने पूछा एक किसान से, अगर भाई हमारे यहां 1 कप कॉफी पीनी हो 5 सितारा होटल में तो 200 रुपये की है, वाह, तू कॉफी बोए है, कॉफी पैदा करे है, कॉफी बेच का आवे है, यूं बता उस 200 रुपये में तेरा कितना हिस्सा? वो किसान बोला जी हमने क्या पता, हम तो
बेचन तक, हम बाकी क्या होता है हमने नहीं पता। तो उसी विद्वान ने बताया कि 200 रुपये में तेरा हिस्सा 2 रुपये है। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि पैदा करने वाले हम, खून पसीना हम बहाएं और धरती माता को नुचकार के हम इस देश का अन्न पैदा करें और हमारा हिस्सा नहीं, हिस्सा उन लोगों का। तो ये व्यवस्था की बात है जो आज हमने की है कि हम इसको जब तक नहीं सोचेंगे और नए तरीके से नहीं गरीब किसान, मजदूर और महिला की मदद में जुटेंगे, कमेरे वर्ग की मदद में जुटेंगे, नहीं जुटेंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। और इंसाफ मिलेगा तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ नया करके दिखाओ। नया करोगे तो नई बात होगी, और अगर पुरानी बातों में चलते रहोगे तो उसका समाधान नहीं निकलता। मैं अपने साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो गांव में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई और किसी शहर के स्कूल की पढ़ाई और उससे भी बड़ी किसी बड़े शहर की, दिल्ली जैसे शहर की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क। यह कहीं किताब में लिखा है या हमारी किस्मत में लिखा है कि हम तो छोटी नौकरी करें और दिल्ली में बैठे जो बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले और बड़े बड़े स्कूलों में जाने वाले वो अधिकारी बने, हमारे बच्चे कुछ ना बने। इस बात को भी लेके चलना है कि इस देश के अंदर ऐसी शिक्षा की नीति हो जिसको सबको समान शिक्षा मिले, ये जरूरी है, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और भाई दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके मन में ये मेरी बात तो आप कान्ना के ऊपर के तपान लग रहे थे, जो कहते असली बात कद कहेगा। मैं आपको एक बात का तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो तुम चाहते हो वही मैं करूंगा, तुम्हारे से अलग नहीं कर सकता कुछ नहीं। दूसरी बात मेरी सुनने वाली है। दूसरी बात यह है कि मेरे 42 साल मैंने कांग्रेस में काम किया और निष्ठा से काम किया, और कांग्रेस ने भी मेरे को पूरा सम्मान दिया। राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी, अरे सीटी क्या है, मेरे बजा लिए सीटी बजा। राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी का जितना साथ और जितना विश्वास मेरे को कांग्रेस में मिला, हरियाणा में आज तक किसी नेता को नहीं मिला। चौर बीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और आपको यह भी पता है कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। अभी जगमीत भाई ने बताया। आपको यह भी पता है कि मेरे को चिट्ठी आए कि आपको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। मेरे घर पे दिल्ली में 5-6 हजार आदमी इकट्ठे हो जाएं, 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो और 11-12 बजे ये आए कि नहीं भाई थोड़ा आगे देखेंगे। तो मैंने ये कहा कि जिस पार्टी को मैंने 42 साल सींचा है, अगर वो पार्टी मेरे को नहीं लेती कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन चिट्ठी आ जाए राष्ट्रपति भवन से पास आ जाए और फिर ये कहे तो मैं उससे आहत हुआ हूं। और ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी, जब नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मैं गया तो मैंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी, मेरा कारण ये था कि मेरे को दुख आया इस बात का कि मेरी पार्टी ने मेरा पूरा सम्मान नहीं किया। फिर भी मैं 1 साल तक पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे ये लगता है, और मैं मिलके आया हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि आप, और मैं ये भी कहा, अरे सुन तो लेना,
सुन लो। और मैंने ये भी कहा कि मैं आज आप मेरे को इस देश के बड़े मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, आपने भी मेरा सम्मान किया है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि मैं जिस पार्टी में 42 साल रहा हूं, चाहे राजीव गांधी जी की बात है, चाहे सोनिया जी की बात है, मैं उनके खिलाफ कोई गलत बात कभी नहीं कहूंगा। ये मेरा सिद्धांत है। और आज भी मैं आपसे यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुझे सम्मान दिया, मैं ये भी कहता हूं कि मेरा कोई कारण नहीं है कि मैं उनकी बुराई करूं या भद्दा बोलूं। उनका भी सम्मान करना मेरा काम है। और भाई, लेकिन एक मेरा स्वभाव का हिस्सा है जिसको डीएनए बोलते हैं, वो ये है कि मन में जो बात होती है वो कहे बगैर वीरेंद्र सिंह हटता नहीं। और मन में बात ये कि जब किसान आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अकेला आदमी सारे देश में वीरेंद्र सिंह था जिसने किसानों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और यही नहीं, जब हमारी बहनें, हरियाणा की बेटियां जो पहलवानी करके इस देश में और इस दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, दुनिया के अंदर बड़े बड़े खेलों के मेडल जीत के आई, वो जब बैठी और उन्होंने जब ये बात कही कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो हम उन बच्चों के साथ, उन बेटियों के साथ भी वैसे ही खड़े हुए जैसे हमारे को होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे को कभी ये नहीं कहा कि आप ये उल्टे काम क्यों करो। मैंने क्योंकि मैं ये समझता हूं किसान के साथ खड़े होना, कोई पार्टी किस पार्टी की हिम्मत कह देगी कि अनुशासनहीनता है। बेटियों के साथ खड़े होकर उनकी वकालत करना, उनके लिए आवाज उठाना, कौन ये कहेगा कि महिलाओं के सम्मान में आप गलत काम कर रहे हो। और भाई, दूसरी तरफ जो आपको समझाने की बात है वो ये कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में, तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। दूसरी बात यह है कि पल्ले गांठ मार लियो। अगर मेरा फैसला किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो तो मेरे साथ रहना, और अगर नहीं हो तो मेरा साथ छोड़ देना, कोई बात नहीं। तीसरी बात, एक मिनट सुन लो, काम की बात तो अभी शुरू हुई है। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। और मेरे को कोई कह रहा था, ने बोला वीरेंद्र सिंह
तू किसाना में भी न्यारा चाले है और तू ये छोरी बैठी थी इनमें भी न्यारा चाले है। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में बढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारी साथ था, ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन आप ये मानो, और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से अवतार उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। और तो और मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कोई बीच में को किसी को लेकर जाओगे तो 10%। अरे जरा भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे, ना कोई नहीं सुनेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और अरे सुनो, ये सुनो, और बात भी नहीं, ये कई बीजेपी के नेता मेरे बारे में कहते हैं, देखो वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने कितना सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में सीधा स्थान दिया। मैं एहसान मानता हूं इस बात का, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं बीजेपी को कि वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्ण पवार, ये जो लोग बाहर से आए थे, इनने जोत जड़ाई थी ना, तो इतना सौदा था नहीं। हमने अगर हम पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह आए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा भी योगदान है पार्टी को सत्ता में लाने का। और भाई सत्ता में लाए हैं तो आपने हमारे को कुछ दिया। लेकिन एक बात आखिर में कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि आप ये बात सोच के चलना कि कभी भी आपका मन ये बोले कि हमें युवाओं के प्रति जागरूक रहना है, इनका भविष्य उज्जवल करना है, हमारी बहनों के लिए हम एक नया रास्ता दिखाएंगे जिसमें आर्थिक तौर पे, रुपए पैसे के तौर पे ये भी मजबूत हो, किसान की मजबूती हो, तो भाई मेरी बात याद रखना, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और भाई जात पात में बंट के या धर्म के नाम पे बंट के, वीरेंद्र सिंह आज ये कह के जा रहा है हरियाणा के अंदर कोई धर्म के नाम पे हमारे भाइयों को बांटने की कोशिश करेगा, कोई जात पात के नाम पे राजनीतिक तौर पे हमारे भाइयों की बांटने की कोशिश करेगा, वीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ मोर्चा लड़ाएगा, लड़ेगा, और हम अपने समाज को इकट्ठा रखेंगे। इन बातों के साथ आप सब भाइयों का मैं हृदय से, दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद।